आइए छात्र और छात्राएं, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज पहली कक्षा है, क्लास 12th, और फिर सुस्वागतम आपका। पहला पार्ट ले रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। विश्लेषण वाला विषय है, रिलेशन एंड फंक्शंस। कक्षा 11 की पुस्तक में यदि आपको याद आए, इसी शीर्षक का दूसरा पाठ कक्षा 11 में, ठीक है। कक्षा 12 में ये पहला पाठ बना है। तो रिलेशन, संबंध शब्द सुनते ही हमारा ध्यान किधर चला जाता है? ठीक है, सामाजिक संबंधों की ओर। ठीक है, वो नहीं है यहां गणित में। यहां समुच्चय को लेकर बात की गई है। और समुच्चय क्या है? आपको याद होगा, कक्षा 11 सेट से रिलेटेड है बात। ठीक है, समूह कैसा? सामाजिक समूह के संबंध वैसा वाला नहीं, समूह कैसा? सामाजिक। ठीक है, ऐसा कोई संबंध नहीं यहां हम जिक्र भी करने जा रहे हैं। ठीक है, सामाजिक समूह और इनसे जुड़े संबंध। ठीक है, ऐसे संबंधों की बात अभी यहां कोई नहीं है। क्या कि माता पिता, भाई बहन, ठीक है, क्लियर, इस तरह की नहीं है बात। ठीक है, तो संबंध यहां पर आया जैसे माता पिता, ठीक है, भाई बहन, दादा दादी। ठीक है, इससे अलग हटकर समूह नहीं ले रहे हैं, समुच्चय ले रहे हैं। समुच्चय की व्याख्या, सेट की व्याख्या फिर से कर ले, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, विश्लेषण का सब्जेक्ट है। ठीक है, और सेट क्यों डिफाइन करने लगे? क्यों? संबंध समुच्चय को लेकर डिफाइन करना है। ठीक है, संबंध समुच्चय को लेकर डिफाइन करना है। संबंध एवं फलन, ठीक है, ये पढ़ाना है। भूमिका में बैकग्राउंड नॉलेज ले रहे हैं और उसका जिक्र जरूरी है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स। यहां पर ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स फिर से डिफाइन कर दें कि यहां पर अभी हम नंबर्स डील कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो उस सेट की बात हो रही है। तो संबंध डिफाइन करने के लिए पहले क्या डिफाइन करेंगे? कार्तीय गुणन। दो सेट लेंगे, एक ए और एक बी। ये दोनों सेट जो हमने कंसिडर किए नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ध्यान रहे। तो पहले यहां पर 11वीं का क्या रिकॉल करा रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का। ठीक है, कार्तीय गुणन। ठीक है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। और आपको याद दिलाया था, 11वीं की भी बात याद होगी आपको, कि ये कार्तीय शब्द कार्टेशियन जो आया है, मैथमेटिशियन है। ठीक है, रेने डेकार्टे। ठीक है, रेने, और फ्रेंच होगा ये नाम, डेकार्टे। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, एस भी रहता है, उच्चारण में नहीं लिया जाता। इसी से बना है कार्टेशियन, रेने देकाते। ठीक है, उच्चारण यही है, इस काटे। ठीक है, रेने देकाते, उच्चारण ये है। तो कार्टेशियन, अब वो अपभ्रंश जैसा उच्चारण आ गया, इसी नाम से आया है गणितज्ञ के। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्तीय गुणन किनका? दो समुच्चयों का। और सेट कैसे हैं?
नॉन एम्प्टी सेट्स, अरिक्त, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स लिए। तो कार्तीय गुणन डिफाइन करने जा रहे हैं, ये अरिक्त है। अरिक्त आपको याद होगा, ठीक है, अरिक्त नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, अरिक्त। और एम्प्टी कैसा था, जिसमें हो ही नहीं एलिमेंट्स। तो एम्प्टी सेट की जब बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि उसमें एलिमेंट्स नहीं है, एम्प्टी सेट, ठीक है। सेट हैविंग नो एलिमेंट, ठीक है, एक भी एलिमेंट नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो उसको आप याद करें, फाई से डिनोट करते थे, और कुछ लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, दोनों ही फाई के, ठीक है। एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं है। अब जब दो समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो उस पर ये प्रतिबंध है। जब परिभाषा देंगे तो अरिक्त ले रहे हैं, अरिक्त नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब दोनों ही सेट्स में हम एलिमेंट्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि पहले ये कह चुके हैं क्या कि ये समूह, यदि सामाजिक समूहों की बात करें और वहां से संबंध को आए, तो हम लोग गणित में ये नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम कुछ और करने जा रहे हैं। हम यहां सेट ले रहे हैं जो समूह के एनालॉगस, समरूप नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, सुपरिभाषित है, ठीक है। कलेक्शन कैसा, सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड लिखा हुआ है, तो वेल डिफाइंड जब लिखा है तो सुपरिभाषित, सुपरिभाषित संग्रह। तो सुपरिभाषित संग्रह में फिर से हमने 11वीं की बात उठाई थी फिर से, ठीक, कि सेट भली भांति याद आ जाए कि क्या था, ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो सुपरिभाषित संग्रह में मैंने उदाहरण लिया था, और वो उदाहरण था, ठीक है, कैसा, कि हमने यहां कहा था इस तरह से, और तब कहा होगा सेब, और सेब के बाद हमने कहा बैट, और फिर हमने कहा पेन। तो सुपरिभाषित समझते चलिए, संग्रह है, और क्या ये संग्रह सुपरिभाषित माना जा सकता है। यही उदाहरण कल मैंने लिया था, पेन पहले लिखा था, बैट बाद में। एक खा रहे हैं, खाने के प्रयोग में आ रहा है, बैट खेलने के लिए है, पेन लिखने के लिए है। तो ये संग्रह कैसा है, अभी सुपरिभाषित नहीं माना जा सकता, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, नॉट वेल डिफाइंड रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और फिर उसी जगह हमने उदाहरण लिया था, क्या, हमने कहा था विराट और धोनी, और एक खिलाड़ी और नाम ले लिया था, रोहित। तो जब इस सेट को देख रहे हैं तो इसमें तीन एलिमेंट्स इस नाम से आ रहे हैं, विराट, धोनी और रोहित। सुपरिभाषित मान ले रहे हैं, तुरंत नाम सुनते ही सुपरिभाषित लग रहा है, तीनों इंडिया टीम के खिलाड़ी हैं, सुपरिभाषित है। जो एलिमेंट्स इस सेट के अंदर हम ला रहे हैं एक परिभाषा के तहत है ना, इंडिया टीम के खिलाड़ी, क्रिकेटर्स। और यहां पर ये परिभाषा तीनों को एक साथ नहीं ले पा रही है कोई, एक फल है, एक खेलने के लिए है, एक लिखने के लिए है, ठीक है। तीनों ही आइटम्स अलग अलग डेफिनेशन के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन यहां एक ही डेफिनेशन लेकर क्वालिफाई कर रहे हैं। तो सुपरिभाषित संग्रह की बात की। अब आइए कि ए और बी का जो कार्तीय गुणन है, सेट्स कैसे हैं, अरिक्त, ठीक है, माने हर एक सेट में ए और बी में कोई ना कोई एलिमेंट है अवश्य। तो
इस सेट को लिख रहे हैं और उसे कार्तीय गुणन की परिभाषा देंगे कि ए क्रॉस बी ऐसे क्रमित युग्मों का संग्रह है। ऐसे क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। क्रमित युग्म किसे कहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित, क्रम से आए ना, क्रमित क्रम से आए, ठीक है। क्रमित युग्म, युग्म क्या है? पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर होगा, है ना, रैंडमली नहीं लिखेंगे कुछ भी, ऑर्डर्ड पेयर रहेगा। तो आइए ए क्रॉस बी को अब डिफाइन करते हैं। ए क्रॉस बी उन ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, ए कॉमा बी, सच दैट जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, क्रमित युग्म में जो पहला एलिमेंट अवयव, ठीक है। एलिमेंट कैसे कहेंगे हिंदी में? अवयव, ठीक है। हाँ, याद रहे। तो जो पहला अवयव है वो किसको बिलोंग करेगा? पहले सेट को, पहले वाले सेट को। ए पहला है और बी किसको बिलोंग करेगा? ठीक है, ये देखिए। तो पहला एलिमेंट, पहला अवयव क्रमित युग्म का, ऑर्डर्ड पेयर का पहला अवयव कहां गया? पहले सेट को, पहले समुच्चय को। और दूसरा एलिमेंट जो लिखा गया है वो दूसरे सेट को गया है, ठीक है, बी को। तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, उनका कार्तीय गुणन किस तरह से परिभाषित है वो देखिए। एक ऐसा संग्रह किनका? क्रमित युग्मों का, ऑर्डर्ड पेयर्स का। कैसा? ए कॉमा बी होगा जिसमें, ठीक है, दो एलिमेंट्स होंगे क्रमित युग्म में, दो एलिमेंट्स होंगे, दो अवयव। पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से आएगा। तो जो ए क्रॉस बी में बनेगा वो दोनों ही अरिक्त समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन कहलाएगा। अब 12वीं का पाठ शुरू हो रहा है संबंध और फलन से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या निकालेंगे? कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन से संबंध का परिचय देंगे और जब संबंध को जान जाएंगे तब फलन की व्याख्या करेंगे कि दो अरिक्त समूहों का, अरिक्त समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक, कार्तीय गुणन कैसे डिफाइंड है? वो संग्रह होगा किनका? क्रमित युग्मों का। और वो क्रमित युग्म कैसे होंगे? दो अवयव लिए रहेंगे, उन दो अवयव में पहला अवयव पहले सेट से और दूसरा अवयव दूसरे सेट से। अब अगले पन्ने पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, और उस एग्जाम्पल को देखिए जरा। हमने सेट ए ले लिया, कैसा? 1 2 एंड 3। हमने सेट बी ले लिया है और उसमें कह रहे हैं 5 एंड 7, ठीक है। अब चलिए, जिस तरह से हमने परिभाषा दी कार्तीय गुणन की, अब इसी के साथ नीचे अभी उप समुच्चय देखेंगे। ए क्रॉस बी लिखें, क्या परिभाषा है? ए क्रॉस बी उन क्रमित युग्मों का संग्रह है सुपरिभाषित स्वरूप में जो क्रमित युग्म ले रहे हैं। कैसे? पहला अवयव क्रमित युग्म में पहले सेट से आएगा और दूसरा अवयव क्रमित युग्म में दूसरे सेट से आएगा, ठीक है। तो पहला आया 1,5, फिर 1,7, संबंध यू बन रहा है अभी क्रमित युग्मों में जो अवयव हैं उनका संबंध, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 आया है, 2,5, उसके बाद आया है 2,7, फिर अभी 3 बच गया। ये नहीं कर सकते क्या कि अब इसे बंद कर दें? जैसे ही मान लो किसी ने सोचा अब बंद कर दें, तो कोई मित्र कहेगा अरे अभी 3 बचा हुआ है, अभी 3 बचा हुआ है।
तो 3 की करस्पॉन्डेंस अभी बाकी है, 3 के क्रमित युग्म अभी नहीं बने हैं, है ना। 3 के क्रमित युग्म, क्योंकि ये बात अभी फंक्शन जब डिफाइन करेंगे, जब फलन डिफाइन करेंगे, परिभाषा देंगे, तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्या कोई कह सकता है अब हम 3 से बनने वाले क्रमित युग्मों को न लिखें, तो क्या ए क्रॉस बी आपका डिफाइंड है? तो उत्तर मिलेगा नहीं। इसलिए अभी जो 3 से क्रमित युग्म बनेंगे उन्हें भी लिखना जरूरी है, और वो हुए 3,5 एंड देन 3,7। अब देखिए, क्या कोई अन्य क्रमित युग्म आप लिख सकते हैं? ठीक है, हर क्रमित युग्म में in each and every ordered pair, what you see, first element is belonging to A and the second element is belonging to B. ठीक है, पहला एलिमेंट हर ऑर्डर्ड पेयर में सेट ए को जा रहा है, और दूसरा एलिमेंट हर ऑर्डर्ड पेयर में सेट बी को जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका? दो सेट्स का, ए और बी का। ठीक है, ध्यान रखें, 1 2 3 पहले सेट में था, तो 1 के क्रमित युग्म, 2 के क्रमित युग्म और 3 के क्रमित युग्म संपूर्ण जब लिख लेंगे, तब हमारा ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पूरा होगा। इसके पहले यदि कोई मान ले 2,7 छोड़ देते, इसे छोड़ देते, गलती से छूट जाता, तो फिर ए क्रॉस बी परिभाषित नहीं हो पाता। क्यों? 2 ए को बिलोंग कर रहा है, और 2 के करस्पॉन्डिंग हमें सेट बी से एक एलिमेंट मिल सकता था, और वो 7 था, जो हमने नहीं लिखा होता। तो अगर इसे हटा देते तो ए क्रॉस बी डिफाइन नहीं होता। ठीक है, 2,5 हटा दें, कोई भी हटा दें, तो 2 ए में है, और 2 के करस्पॉन्डिंग 5 मिल रहा है, इसलिए इसे भी नहीं हटा सकते। तो ए क्रॉस बी समझिए। अब पाठ की शुरुआत होने जा रही है, और पाठ की शुरुआत का पहला शब्द जो शीर्षक में आया है वो संबंध है। और वो संबंध क्या है यहां पर 12वें की गणित में, वो देखा जाए। तो कह रहे हैं संबंध को लेकर क्या, ए क्रॉस बी लिया, और ए क्रॉस बी के करस्पॉन्डिंग दो अरिक्त समुच्चय थे, दो अरिक्त समुच्चय थे हमारे पास। अब उसमें से एक उप समुच्चय लेंगे, कोई उप समुच्चय कंसिडर करेंगे, सबसेट। ठीक है, कोई सबसेट लेंगे। ठीक है, कोई सबसेट कंसिडर करने जा रहे हैं, किसका? ए क्रॉस बी का कोई उप समुच्चय, क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान देनी है। उप समुच्चय कैसे होते हैं? सबसेट आप कहते थे, तो सबसेट फिर से याद दिला दें। तो सबसेट तो पता चला कि जैसे ए, तो सेट ए लिया 1,2। अब इसके सबसेट आप ध्यान दें, आपने सबसेट क्या क्या लिखे थे? सबसेट। ठीक है, तो सबसेट फिर से याद दिला दें, क्यों? मैं डिफाइन करने जा रहा हूं कि संबंध कैसा। ठीक है, कार्तीय गुणन से यदि कोई उप समुच्चय लेंगे तो वो संबंध कहलाएगा। कार्तीय गुणन से कोई भी उप समुच्चय लेंगे, एनी सबसेट of the Cartesian product of these two non-empty sets is a relation from A to B. A से B का संबंध स्थापित होता हुआ बताएगा यदि कोई भी उप समुच्चय हम यहां से लेंगे। तो फिर से याद दिला रहे हैं इसीलिए कि उप समुच्चय कैसे होते हैं। उप समुच्चय कैसे हैं ये देख लीजिए। सेट है हमारे पास 1,2, इसके उप समुच्चय पहला तो 5। ठीक है, 5 एम्प्टी सेट सभी का सबसेट कहलाता था, 11वां याद आया। एम्प्टी सेट जो रिक्त समुच्चय है वो सभी का सबसेट है। क्यों? सबसेट की परिभाषा यही थी
कि कोई सेट किसी भी सेट का उप समुच्चय तभी कहलाएगा जब उस सेट के उस समुच्चय के सारे एलिमेंट्स दिए हुए समुच्चय में हो। ठीक है, तो अगला क्या आया, 1 आया। इसके सारे एलिमेंट जो केवल एक ही एलिमेंट लिए है, इसमें है कि नहीं है। दूसरा सबसेट आया 2 का, पहला रिक्त वाला जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, और सबसेट की परिभाषा यही है कि उसके सारे एलिमेंट दिए हुए सेट में होने चाहिए जिसका उपसमुच्चय हम विचार कर रहे हैं। 1 2, और एक और हो सकता है 1 2, दिस सेट इटसेल्फ। तो ये एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये दो ट्रिवियल सबसेट बन जाते हैं, रिक्त वाला और सेट स्वयं ही। ठीक है, तो एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्यों? सेट के सारे ही एलिमेंट्स उस सेट में तो होंगे ही जिसे कंसिडर किया है, तो ये भी सबसेट है, इसके एलिमेंट भी इसमें है, इसके एलिमेंट भी इसमें है, और इसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो हम तो आसानी से कहेंगे कि ये सब फाई जो आया है एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय, वो भी इसका उपसमुच्चय कहलाएगा। क्यों? हमने परिभाषा ही उपसमुच्चय की ये दी है कि उसके एलिमेंट्स दिए हुए सेट में होने चाहिए जिसका सबसेट हम घोषित कर रहे हैं उसे, इसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर सीधी सी बात है कि इसमें कोई जब एलिमेंट नहीं है तो इसका उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो दो उपसमुच्चय अच्छी तरह याद रखिए। क्यों? अभी जब रिलेशन डिफाइन करेंगे तो इनके नाम से, इसके नाम से और सेट इटसेल्फ के नाम से दो संबंध फिर से परिभाषित किए जाएंगे, उनको विशेष दर्जा दिया जाएगा। इसलिए फिर से याद दिला दिया कि सबसेट क्या है। ठीक है, इस तरह से आप सबसे सीख पाते हैं। ठीक, अच्छा, तो अब कह रहे हैं एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी दो अरिक्त नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेने पर हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, कितने, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 11 से आपको ये भी याद आएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने थे, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 3 × 2 6। तो ये आप जान गए। ठीक है, क्लियर, 6 एलिमेंट्स मिले हैं। अब रिलेशंस की संख्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछी जाती है कि कितने रिलेशंस बन सकते हैं, तो 11th फिर याद कराएंगे कि कितने सबसेट बन सकते हैं। इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो कितने सबसेट बन सकते हैं पता चलता है, आपको फॉर्मूला याद होगा, 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n सबसेट्स जनरेट होते हैं किसी भी सेट में। यदि n एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट जनरेट होंगे, 2 टू द पावर n सबसेट जनरेट होंगे। जैसे देखिए, इसके सबसेट हमने लिखे, कितने सबसेट बने हैं, 1 2 3 और 4। अब देखें 2 की पावर n कितना बना रहा है, सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 2 टू द पावर 2 4 ही बने हैं, तो ये फॉर्मूला भी सही था। तो जब अभी किसकी संख्या पूछी जाएगी कि कितने संबंध बनेंगे, ठीक है, तो ये प्रश्न आगे का आएगा, भविष्य की बात कर दी कि कितने संबंध बनेंगे, इसकी संख्या हमसे पूछ ली जाएगी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। ठीक है, तो हमें वहां ध्यान देना होगा इस बात का, क्या, कि दिए हुए सबसेट में यदि n एलिमेंट्स हैं तो उसके अंदर से हम कितने सबसेट जनरेट कर लेते हैं, तो 2 टू द पावर n सबसेट जनरेट कर लेते हैं। संबंध को परिभाषित करते वक्त मैं कह रहा हूं कि इस a क्रॉस b का a क्रॉस b के कार्तीय गुणन का कोई भी सबसेट संबंध कहलाता है। a क्रॉस b जो कार्तीय गुणन लेता है
उसका कोई भी सबसेट संबंध कहलाता है। संबंधों की संख्या कितनी होगी इस बात पर निर्भर करेगा कि सबसेट्स की संख्या क्या हो सकती है, यदि ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स पता हो। ठीक, ये आएगी बात। तो अब पहले संबंध को डिफाइन करना फिर से शुरू कर रहे हैं, से संबंध निकालने जा रहे हैं और वही परिभाषित करेंगे। क्या है, फिर से सुनिए। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का जो ए और बी का कार्तीय गुणन कहलाता है, उसका कोई उपसमुच्चय ले लें तो वो संबंध कहलाएगा। ठीक है, जैसे किसी ने कहा कि फाई तो इसका सबसेट होगा ही होगा। क्यों? फाई सभी का उपसमुच्चय कहलाता है। किसी भी समुच्चय को ले तो फाई सभी का उपसमुच्चय बनता है परिभाषा के अनुसार। तो एक सबसेट तो इसका फाई बन जाता है। तो फाई जो सबसेट बन रहा है उसको रिक्त संबंध कहते हैं। कैसा? रिक्त संबंध। ठीक है, फाई जो बनेगा, फाई तो सबसेट होगा ही होगा। ये इतना बड़ा सेट है, इसमें 3 और 3 6 एलिमेंट्स आए हैं, और 6 एलिमेंट्स आए हैं तो पक्की बात है कि इसके बहुत सारे सबसेट्स बनेंगे। क्यों? जब संबंध की परिभाषा देने जा रहे हैं तब ये कह रहे हैं कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के कार्तीय गुणन का कोई भी उपसमुच्चय संबंध कहलाता है। ठीक है, और किसी भी सेट के लिए कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं? किसी भी सेट के लिए कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं? 2 टू द पावर n बन सकते हैं। इस सेट में कितने एलिमेंट्स आए हैं? 6 एलिमेंट्स आए हैं। तो कितने संबंधों को स्थापित कर सकते हैं, कितने संबंध बन सकते हैं? एम्प्टी सेट चूंकि किसी भी सेट का उपसमुच्चय कहलाता है, तो पहला संबंध जो बताया वो रिक्त संबंध है, फाई के नाम से रिक्त संबंध होगा। और द सेट इटसेल्फ, ए क्रॉस बी, पूरा का पूरा सेट अगर कंसीडर करें, ठीक है, तो ए क्रॉस बी का ही सबसेट है। ठीक है, ऐसा सबसेट जो आएगा, ठीक, उस सबसेट को सार्वत्रिक यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, 2 संबंध पहले बताए, और बाकी कोई भी सबसेट आप कंसीडर करिए, ठीक है, वो सभी उपसमुच्चय होने के कारण ए क्रॉस बी से रिलेशन बना रहे होंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन देता है। ठीक है, पूरा का पूरा सेट यूनिवर्सल रिलेशन बनाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान दें। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब लिखा गया था तो एक बात और याद दिला देते हैं। ए क्रॉस बी, फिर से जरूरी एक बात और ले लें कि ए क्रॉस बी से यदि कोई भी दोनों में से रिक्त हो, यहां पर अरिक्त समुच्चय लिए गए थे। अगर यदि हम ये मान लें ए अथवा बी, ए अथवा बी, कोई भी ए अथवा बी रिक्त है, एम्प्टी सेट है, यदि ए अथवा बी रिक्त है तो ध्यान रहे ए क्रॉस बी भी रिक्त ही होगा, ए क्रॉस बी भी पाई होगा, ये ध्यान रहे। परिभाषा जब ली गई थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तब ये कहा गया था कि ए और बी अरिक्त हैं, और उसके बाद ए क्रॉस बी को क्रमित युग्मों का समुच्चय बना दिया गया था। और वो क्रमित युग्म अपने में 2 अवयव लिए थे, पहला अवयव पहले सेट को और दूसरा अवयव दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा था। इसी में विशेष ध्यान दें तो नोट ये बनता है
कि ए अथवा बी में यदि कोई भी रिक्त होगा, ए अथवा बी में कोई भी रिक्त होगा, तो ए क्रॉस बी हमेशा रिक्त समुच्चय ही बना पाएगा। ए क्रॉस बी हमेशा रिक्त समुच्चय बना पाएगा। अब अभी फिर से संबंध की परिभाषा को रिपीट कर रहे हैं। कार्तीय गुणन लिया गया है दो समुच्चयों का जो अरिक्त हैं, नॉन एम्प्टी हैं, और उसको लिखा गया। अब उस ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन का जो समुच्चय है उसमें से कोई उपसमुच्चय लें तो वो उपसमुच्चय हमेशा संबंध कहलाता है। दो संबंध विशेष तौर पर डिफाइन किए। पहला, फाई। फाई सभी सेट्स का उपसमुच्चय हुआ करता है। तो फाई ए क्रॉस बी का इस उदाहरण में उपसमुच्चय माना जाएगा। ऐसे उपसमुच्चय को रिक्त संबंध परिभाषित करेंगे। और सेट अपने ही सेट के लिए हमेशा सबसेट होता है। क्यों? सेट के सारे एलिमेंट्स कंसिडर्ड किए गए सेट में पाए जाएंगे, इसलिए द सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेट खुद का सबसेट होता है, इसलिए जो दूसरा विशेष सबसेट बनता है वो सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा, जो ए क्रॉस बी के नाम से ही जाना जा रहा है, और उसे यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो ये दो संबंध डिफाइन कर दिए, जिसमें एक को एम्प्टी रिलेशन का है, एक को एम्प्टी रिलेशन कहा है, और दूसरे को यूनिवर्सल रिलेशन कहा है। एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने कहा कि हम लेना चाहते हैं सेट के अंदर 1,5, एक ऑर्डर पेयर लिया आपने, दूसरा ऑर्डर पेयर आपने यूं ले लिया है 3,5। तो अब क्या ये संबंध बना है? पाएगा? क्या ये संबंध कहलाएगा? हाँ, क्यों नहीं। दो ऑर्डर पेयर हैं इसके अंदर, और इसके ये दोनों ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में निहित हैं। देखो, पहला वाला ऑर्डर पेयर 1,5, दूसरा वाला ऑर्डर पेयर क्रमिक युग्म 3,5 वो भी यहां है। तो इसके दोनों अवयव ए क्रॉस बी में निहित हैं। तो ये उपसमुच्चय हुआ किसका? ए क्रॉस बी के कार्तीय गुणन का ये उपसमुच्चय है। और जब ए क्रॉस बी का ये कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है तो फिर संबंध कहलाएगा। अब संबंध कहलाएगा तो अब उसमें थोड़ी सी बात और जोड़ें कि ये जो समुच्चय उपसमुच्चय आएंगे ए क्रॉस बी के, जो ये उपसमुच्चय बन रहे हैं और जिन्हें हम संबंध कह रहे हैं, तो उसे संबंध का दर्जा देते हुए विशेष क्या जोड़ते हैं? विशेष ये है कि अगर हम इसे कह रहे हैं इस उपसमुच्चय को कि ये रिलेशन है, तो केवल इतना पर्याप्त नहीं है, ये भी कहना होगा कि दिस as a subset of A cross B is a relation from A to B। ये कहना जरूरी हो जाता है, ये रिलेशन है, क्योंकि उपसमुच्चय होने के नाते इसके दोनों एलिमेंट्स इसमें हैं। अब फिर जब ये संबंध के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं तो हमें ये कहना जरूरी होगा कि दिस सेट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। दिस सेट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, आइए इस बात को थोड़ा और परिमार्जित कर लें, थोड़ा और शुद्ध बना लें। अब अगर ऐसा हो क्या कि ए क्रॉस बी हमारे पास इस तरह से आ जाए, क्यों? ए हमने ले लिया है ए कामा बी, और बी हमने ले लिया है उसमें सी कामा डी ले रहे हैं। ठीक है, सी कामा डी। अब ए क्रॉस बी बना तो क्या आया? ए कामा सी और ए कामा डी, फिर बी कामा सी, और फिर
बी कॉमा डी। ठीक है। अच्छा, अब ए क्रॉस बी है ना, फाई को भी कहेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। ए क्रॉस बी को भी कहेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कोई सबसेट ले लें, जैसे ए कॉमा सी, ये हमने एक सबसेट लिया। ठीक है। हमने एक और सबसेट लिया जिसमें हम कह रहे हैं ए कॉमा डी, दो युग्म आए हैं बी कॉमा सी। किसी में हम ऐसा कह रहे हैं क्या कि तीन युग्म आ गए हैं, ए कॉमा सी आया और ए कॉमा डी आया और बी कॉमा सी भी आया। चार भी हो सकते हैं, अभी दिखाया पूरा का पूरा सेट। तो सभी उपसमुच्चय हैं, ऑल दीज आर सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये सभी ए क्रॉस बी के सबसेट के रूप में हैं। तो जब ये ए क्रॉस बी के सबसेट के रूप में दिख रहे हैं, तब हम इन्हें कह रहे हैं ईच एंड एवरी सबसेट हियर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। ऑल दीज सबसेट्स हियर provide a relation from A to B, relation from A to B. सभी phi is a relation from A to B. A cross B, the set itself is a relation from A to B. इसको empty relation कह रहे हैं, इसको universal relation कह रहे हैं। बाकी रिलेशंस के सबसेट्स के विशेष नाम नहीं है। ठीक है। इन दो के विशेष नाम है। सेट इटसेल्फ यूनिवर्सल रिलेशन बना देता है और फाई जो एम्प्टी सेट है वो एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। ये एम्प्टी रिलेशन कहलाता है, अभी पीछे लिख चुके हैं। ठीक है। और ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। बट फ्रॉम ए टू बी, ये भी ध्यान रहे, ए टू बी, तो यहां पर ये जानना जरूरी था, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। ए टू बी ये आया। अब मान लेते हैं कि बी दूसरा सेट ना हो और ए स्वयं हो, तो पता चला कि अगर ए हमने ऐसा लिया ए कॉमा बी, तो हम दूसरा सेट फिर से यदि ए लेंगे ए कॉमा बी, तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए क्या बनेगा उसे देखिए। ए कॉमा ए कॉमा बी, फिर से बी कॉमा ए और बी कॉमा बी। अब इसका कोई सबसेट यदि लेंगे तो उसे कहेंगे रिलेशन ऑन ए। क्या कहेंगे? अगर ए क्रॉस ए का, ठीक है, हम कार्तीय गुणन ले रहे हैं, एक सेट हमने ए लिया और उसका कार्तीय गुणन उसी सेट से किया है। हमने एक सेट लिया ए और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने उसी सेट से ले लिया, ए सेट कंसिडर किया और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी सेट से ले लिया। तब जब अब रिलेशंस बनाएंगे, अब सबसेट्स लेंगे इसके, तब हम कहेंगे रिलेशन ऑन ए। ध्यान रहे, रिलेशन ऑन ए। अब इसका जब कोई सबसेट लेंगे, एनी सबसेट हियर इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जब दो सेट में ए क्रॉस बी लिया था, यहां पर दो सेट थे और बी की जगह फिर से ए ही वापस आ जाता है, तब परिभाषा में ऐसे बोलते हैं एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज रिलेशन ऑन ए। ध्यान रहे, ए पर बना संबंध। ठीक है। ए पर बनने वाला संबंध। और जब दूसरा सेट दूसरे सेट के नाम से है, बी के नाम से है, जब हमारे पास दो भिन्न सेट्स हैं, डिफरेंट सेट्स आर देयर, तब हम क्या कहेंगे? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एंड व्हेन वी हैव आइडेंटिकल सेट्स, जब हमारे पास दो सेट एक समान होंगे, तब हम कहते हैं इज अ रिलेशन ऑन ए। ठीक है, इज अ रिलेशन ऑन ए। अब ये बताइए कि 11th में ये बात आई थी
कि किसी दिए हुए सेट के लिए कितने सबसेट्स होते हैं। ठीक है, किसी दिए हुए सेट के लिए कितने सबसेट्स होते हैं। तो अब देख लिया जाए कि अगर हमने सेट कंसिडर किया है ए और बी दो, तो कितने रिलेशंस बनेंगे। तो पता चलता है क्या कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये कितना है m, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना अभी दिखाया था, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं। देखो जरा, इसको दिखाया है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं। देखो 3 और 2, इसकी करस्पॉन्डेंस इससे, इसकी करस्पॉन्डेंस इससे। ठीक है, इसका मेल इन दोनों से, इसका भी मेल इन दोनों से, इसका भी मेल इन दोनों से। तो ये 3 थे और इन दोनों से मेल स्थापित हुआ है। तो क्या कर रहे हैं, 3 गुणा 2, 6 एलिमेंट्स बने थे ना। देखो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो उसी तरह से अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज कितना हो गया, m इंटू n, या सिंपली आप mn। अब नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, कितने रिलेशंस होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस। और जब रिलेशंस की परिभाषा पूरी हो रही है तो उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशंस आएगा, और उस पर बहुत अच्छा सवाल 4 नंबर का बन जाता है। 2 बिंदु हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस और इन्वर्टेबल फंक्शंस। 3 टॉपिक हैं, तीनों में से 4-4 नंबर का बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, कोई एक जरूर पूछा जाता है। आइए, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बने। रिलेशंस जब कह रहे हैं तो इट मींस क्या जानना चाहते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स। और नंबर ऑफ सबसेट्स कितने डिफाइन किए थे, 2 की पावर से, है ना। तो अब कितने हैं यहां पर सेट में एलिमेंट्स, mn, तो 2 की पावर कितनी आई, mn। तो नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, ये कहलाएंगे। और अगर ए में हम ए कंसिडर करने जा रहे हैं, तो यहां पर फिर से वही बात आई कि ये 2 हैं और ये 2 हैं, तो 4 हुए, तो 2 की पावर 4 रिलेशंस बन जाएंगे। ठीक है, 2 की पावर कितनी, 4 रिलेशंस। हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल हियर, कितने रिलेशंस यहां बन सकते हैं। तो ये इसी संख्या से मिलता है क्या, कि ए और बी में कितने एलिमेंट्स थे पहले। जब ए और बी रहे होंगे तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे ये पता चलेगा पहले, और उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट्स को नंबर ऑफ रिलेशंस कहेंगे ना। क्यों, रिलेशन डिफाइन ही किया है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तब 2 टू द पावर mn। और यहां पर अगर हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे, ए और बी 2 एलिमेंट्स थे, तो 4 हुआ है यहां पर। ठीक है, तो 4 हुआ तो 2 टू द पावर 4। अब ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर अगर हम नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं इस सेट में, तो कितना हो जाता, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए कितने बनते, 2 टू द पावर m और n। इसमें m की जगह 2 और इसमें m की जगह फिर से n की जगह। दूसरे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो दूसरे सेट में a स्वयं है, तो वो कितने हैं, फिर से 2। तो ये क्या हुआ, 2 टू द पावर mn हुआ। ठीक है, तो m और n बराबर है ना, क्यों, b की जगह अब की बार a ही आया है, तो 2 टू द पावर 4 आ गया। कितने रिलेशंस बनेंगे, 2 टू द पावर 4 रिलेशंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस, रिलेशन की परिभाषा और नंबर ऑफ रिलेशंस ये कितने होंगे इसको बताया गया। अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस आएगा। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करेंगे। अभी रिलेशन की परिभाषा दी गई, और रिलेशन की परिभाषा के साथ ही साथ कितने रिलेशंस बन सकते हैं किसी दिए हुए सेट पर ये भी सिखाया। ठीक है, कितने रिलेशंस बना सकते हैं ये दिखाया है। तो जितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे, ठीक है,
किसके? कार्टेशियन प्रोडक्ट के। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल होंगे वही संख्या रिलेशंस की होगी। क्यों? सबसेट्स को क्या कहा है? रिलेशंस की तरह से परिभाषित किया है। कल फिर शुरू करेंगे और शुरुआत होगी टाइप्स ऑफ रिलेशंस से। ठीक है, शुभकामनाएं।